पैसे हमेशा और हर जगह कम पड़ते हैं। पुतिन के लिए चीजें योजना के मुताबिक नहीं हो रही हैं। जब उन्होंने यह युद्ध शुरू किया था तो उन्होंने दावा किया था कि रूस के पास दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना है। उन्होंने दावा किया था कि वह 3 दिनों में कीव में होंगे और अब उन्हें सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि पर्याप्त पैसा नहीं है। आप जानते हैं लोग क्या कहते हैं, एक बार सोवियत संघ, हमेशा सोवियत संघ। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि रूसी अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक या दो चीजें ही नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, बल्कि सब कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतिबंध असर दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप रूस के सहयोगियों चीन और भारत को द्वितीयक प्रतिबंधों की धमकी दे रहे हैं। तेल से होने वाली आमदनी हर दिन घट रही है क्योंकि यूक्रेन रूसी रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले करना बंद नहीं करना चाहता और अब यूक्रेन रूसी बंदरगाहों और रूसी टैंकरों को निशाना बना रहा है। जैसे ये सब काफी नहीं था, महंगाई भी काबू से बाहर है और इसी वजह से अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है। चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा है। इसी वजह से पुतिन वही कर रहे हैं जो तानाशाह करते हैं, ओलिगार्क्स को मरवा रहे हैं और उनकी संपत्ति छीन रहे हैं। अब हम इन सब बातों पर बस अभी बात करेंगे, लेकिन चलिए उनकी हालिया स्वीकारोक्ति से शुरू करते हैं कि उनके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। रूसी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, चलिए खुद पुतिन से सुनते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। जुलाई में सकल घरेलू उत्पाद में साल दर साल 0.4% की वृद्धि हुई और इस साल के पहले 7 महीनों में जीडीपी वृद्धि 1.1% रही। सवाल यह है कि क्या यह पर्याप्त है? क्या यही वह है जो हम चाहते थे? क्या हम उस कार्य को हल कर पा रहे हैं या क्या अन्य उपायों और अधिक दरों की आवश्यकता है? क्या कुछ अन्य उपायों और अधिक तेज गति की आवश्यकता है? यह सुनकर हंसी आती है जब पुतिन क्रेमलिन अधिकारियों से विकास दर बढ़ाने के लिए कहते हैं, जबकि खुद पुतिन ही अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। मुझे लगता है यह बात उन्हें बता देनी चाहिए थी। पैसे छापकर रक्षा क्षेत्र में खर्च करना, टैंक बनाना और सैनिकों को यूक्रेन भेजकर मासूमों की हत्या कराना अर्थव्यवस्था बढ़ाने का सही तरीका नहीं है। फिर भी मैं समझता हूं कि क्रेमलिन अधिकारी पुतिन को क्यों नहीं टोकना चाहते। मुझे यकीन है वे पुतिन के हाथों मारे नहीं जाना चाहते और लगता है कि वह लगातार लोगों को मरवा रहे हैं। और मैं पुतिन द्वारा रूसी सैनिकों को यूक्रेन भेजने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन धनकुबेरों की बात कर रहा हूं जो मॉस्को के अंदर मारे जा रहे हैं। देखिए, एक और रूसी धनकुबेर मॉस्को के पास मृत पाया गया, लेकिन रूसी मीडिया के अनुसार उसने आत्महत्या कर ली, वो भी अपनी सिर के पिछले हिस्से में 6 बार खुद को गोली मारकर। आप जानते हैं रूस में आमतौर पर इसी तरह से लोग जाते हैं। अब अंदाजा लगाइए क्या हुआ। यह पुतिन के लिए बहुत ही सुविधाजनक आत्महत्या थी, क्योंकि वह व्यक्ति उस कंपनी का प्रमुख था जो शाहिद को सामग्री दे रही थी। वे ड्रोन जिन पर पुतिन की सेना बहुत अधिक निर्भर है। असल में उनकी कंपनी रूस में इन ड्रोन के लिए कार्बन फाइबर बनाने वाली एकमात्र कंपनी है और अब लगता है कि पुतिन को उन्हें उनका बकाया चुकाना नहीं पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ कभी क्यों नहीं होता? मैं जिनका पैसा देना चाहता हूं वे लोग गायब क्यों नहीं हो जाते? वही बात है। तानाशाही का पहला सबक, अगर आप एक तानाशाह हैं और आपको पैसों की सख्त जरूरत है तो अपने देश में जिन लोगों के पास पैसा है उन्हें मार डालिए और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लीजिए। माओ ने ऐसा किया, सद्दाम हुसैन ने ऐसा किया और अब पुतिन ऐसा कर रहे हैं। सवाल है वह अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? युद्ध की शुरुआत में ही ऐसा क्यों नहीं किया? इसका जवाब सीधा है। जिस पैसे की पाइपलाइन पर पुतिन अब तक निर्भर थे वह बंद हो रही है। और मेरा मतलब है सचमुच रूस यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण तेल उत्पादन बंद करने के करीब पहुंच रहा है। यूक्रेन ने पिछले महीने रूस की रिफाइनिंग क्षमता का 5वां हिस्सा निशाना बनाया था और ये हमले धीमे नहीं हुए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ऐसा लगता है कि हमले और बढ़ रहे हैं, खासकर क्योंकि पुतिन अपनी बेवजह की घुसपैठ को रोकना नहीं चाहते और अब यूक्रेन ने वास्तव में अपने हमलों के दायरे को बढ़ा दिया है। देखिए, पिछले महीने यूक्रेन सिर्फ रूसी रिफाइनरियों पर हमला कर रहा था। यह बुरा था, लेकिन इतना बुरा नहीं था क्योंकि रिफाइनरियां ज्यादातर सिर्फ रूस के घरेलू बाजार की सेवा करती हैं। क्योंकि रिफाइनरियां कच्चा तेल रिफाइन कर पेट्रोलियम उत्पाद देश भर में बेचती हैं। लेकिन रूसी मुद्रा आपूर्ति रिफाइनरियों पर निर्भर नहीं है,
बल्कि उस कच्चे तेल के चीन और भारत की अन्य रिफाइनरियों को निर्यात पर निर्भर है। अब अगर मुझे यह यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में बैठकर पता है तो जाहिर है कि यूक्रेनी कमांडरों को भी यह पता है। असल में वे रिफाइनरियों के अलावा किसी और चीज को निशाना नहीं बना रहे थे, क्योंकि यूक्रेन संयुक्त राज्य अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता था। अगर आप तेल टैंकरों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं और अगर आप उस निर्यात को निशाना बनाते हैं जो रूस कर रहा है, तो इसका असर पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर पड़ेगा। यूक्रेन यह नहीं करना चाहता था क्योंकि वह अपने सहयोगियों को नाराज नहीं करना चाहता। खैर, ऐसा लगता है कि यूक्रेन उस नियम में लचीलापन दिखा रहा है। अब यूक्रेनी ड्रोन रूसी बंदरगाहों को निशाना बना रहे हैं। बंदरगाह महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पुतिन इनका उपयोग कच्चा तेल भारत, चीन, तुर्की और ब्राजील को भेजने में कर रहे हैं, और ये देश पुतिन को वह पैसा दे रहे हैं जिससे वह आक्रमण चला सके। तो इन बंदरगाहों को निशाना बनाना असल में पुतिन के निजी बैंक खाते से पैसा निकालने जैसा है। और अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ, क्योंकि जैसा कि कहावत है, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। यूक्रेनी ड्रोन की वजह से रूस एक महीने में $600 मिलियन खो सकता है। इन ड्रोन ने एक और गैज़प्रोम रिफाइनरी पर हमला किया है जिसकी सबसे बड़ी कच्चा तेल इकाई बंद हो गई है। अब इस रिफाइनरी को 9 से 10 मिलियन बैरल प्रोसेसिंग क्षमता खोने का खतरा है। एक ही हमला क्रेमलिन के खजाने तक गूंज रहा है, और यही वजह है कि ओलिगार्क्स खिड़कियों से गिर रहे हैं और अपनी ही पीठ के पीछे सिर में गोली मार रहे हैं। पुतिन को पैसे चाहिए और वो किसी भी तरह उन्हें पाएगा। फिर वही बात दोहराई गई। अगर कोई बेवकूफ़ यूट्यूबर ये सब समझ सकता है जो मॉस्को से हजारों मील दूर बैठा है, तो आप यकीन मानिए कि रूसी ओलिगार्क्स भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, और वो वही कर रहे हैं जो हम सब करते अगर हम रूस में होते। वे देश छोड़कर अपनी दौलत के साथ भागने की कोशिश कर रहे हैं। रूसियों ने बाजार में अनिश्चितता के बीच विदेशी ब्रोकर्स को ट्रांसफर करने का रिकॉर्ड बना दिया है। मुझे लगता है कि रूस में जो ओलिगार्क्स के साथ हो रहा है उसे बाजार में अनिश्चितता कहना बहुत ही कूटनीतिक तरीका है। रूसियों के भागने की बात सिर्फ पैसों तक नहीं, वे सोना भी ले जा रहे हैं। इसे एक और रिपोर्ट में देखें। पूंजी का बाहर जाना जारी है। अधिकारियों ने 100 ग्राम से अधिक सोने के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, क्योंकि रूस अब ऐसा ही बन गया है। आप रूस में नहीं रहना चाहते तो सुनिए, आपको बाहर जाने से रोक दिया गया है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पुतिन सिर्फ पूंजी ही नहीं, ओलिगार्क्स के देश छोड़ने पर भी रोक लगा रहे हैं। रूसी सोना खनन टाइकून को देश छोड़ने से रोक दिया गया है राष्ट्रीयकरण की कोशिशों के बीच। अब पुतिन के लिए यह बहुत नजदीकी मामला था, क्योंकि वे इस आदमी को रोकने से लगभग चूक ही गए थे, शायद टाल मटोल या किसी और वजह से। उन्होंने आखिरी क्षण तक इंतजार किया, और जब वह प्राइवेट जेट से उड़ने लगा तो उन्हें दौड़कर उस जेट पर जाना पड़ा। अगर कुछ मिनट और देर हो जाती तो पुतिन कुछ अरब डॉलर गरीब हो जाते। अब पुतिन के लिए यह बहुत बड़ी समस्या होती, क्योंकि उन्हें अपनी सेना के लिए और लोगों को भर्ती करने के लिए उस पैसे की सख्त जरूरत है। वो यूक्रेन में है। रूसी मीडिया के दावों के बावजूद रूसी लोग इस युद्ध को लेकर ज्यादा देशभक्त नहीं हैं। वे यूक्रेन में मरने के लिए कतार में नहीं लग रहे हैं, जैसा कि पुतिन सबको विश्वास दिलाना चाहते हैं। रूस केवल इसलिए लोगों की भर्ती कर पा रहा है क्योंकि हर महीने ऐसा हो रहा है। वे बस उन लोगों को लड़ने के लिए दिए जाने वाले बोनस को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब यही वह जगह है जहां मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कहूंगा। पुतिन भर्ती के मामले में अच्छा काम कर रहे हैं, और इसका कारण यह है कि अर्थव्यवस्था में उनकी अक्षमता वास्तव में उन्हें अपनी सेना के लिए और अधिक लोगों की भर्ती करने में मदद कर रही है। सोचिए, अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि लोगों के पास युद्ध लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। या किसी रक्षा कंपनी में काम करें जहां युद्ध में इस्तेमाल होने वाली चीजें बनती हैं। रूसी युद्ध अर्थव्यवस्था अच्छे से चल रही है क्योंकि बाकी अर्थव्यवस्था मर रही है, और जो लोग देश छोड़कर नहीं जा सकते वे मजबूरी में युद्ध अर्थव्यवस्था में मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब इन सभी लोगों के लिए सौभाग्य से, और मुझे नहीं पता कि सौभाग्य सही शब्द है या नहीं, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत के लिए अच्छा पैसा मिल रहा है। अब निश्चित रूप से रक्षा कंपनियों में वेतन बढ़ गया है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो इन कंपनियों में काम कर रहे हैं, क्योंकि रूस इन कंपनियों को भुगतान करने के लिए पैसा छाप रहा है। ये कंपनियां जितने ज्यादा लोग रख सकती हैं,
रख रही हैं ताकि ज्यादा सामान बनाकर और कॉन्ट्रैक्ट पा सकें। लेकिन सिर्फ कर्मचारी ही इसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, बल्कि सैनिक भी उठा रहे हैं। क्या आप यूक्रेन में लड़ने और जान जोखिम में डालने को तैयार हैं? तो आप काफी हद तक जिंदगी बदल देने वाली कमाई कर सकते हैं। रूस में ये वाकई जिंदगी बदल देने वाली कमाई है। मैं आपको वो विज्ञापन दिखाता हूँ जो कुछ घंटे पहले ही एक रूसी टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया गया था, जहाँ वे लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बताए आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इस विज्ञापन के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में लड़ने वालों को 60 लाख रूबल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। 60 लाख वो रकम है जो आपको पहले साल में मिलेगी, लेकिन उसमें से 25 लाख आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ही मिल जाएंगे। यही आपका साइनिंग बोनस है। अब समझाने के लिए 25 मिलियन रूबल ही साइनिंग बोनस है, जो सुनने में बड़ी रकम लगता है। यह लगभग $30,000 होता है यहाँ अमेरिका में, जो फिर भी सुनने में कोई बहुत बड़ी रकम नहीं लगती। लेकिन रूस में यह वाकई बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि रूस में औसत वेतन $500 प्रति महीना है। तो सोचिए, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए $30,000 मिल रहे हैं, और बोनस यहीं खत्म नहीं होते। इन सैनिकों का मासिक वेतन 30,000 रूबल $3,500 है। इसका मतलब है कि औसत वेतन $500 है, और अगर आप एक सैनिक हैं तो आप उसका 7 गुना यानी $3,500 कमा रहे हैं। यह सिर्फ हाथ में मिलने वाला पैसा है। आपको और भी प्रोत्साहन मिलते हैं। अगर कर्ज है तो सोचिए क्या होगा। सेना में शामिल होने पर आपके 1 करोड़ रूबल तक के कर्ज माफ हो सकते हैं, यानी यह कर्ज की माफी जैसा है। अगर आपके बच्चे हैं तो पुतिन आपकी सैलरी के अलावा हर बच्चे को 20,000 रूबल प्रति माह देने को तैयार हैं। तो अगर आपका परिवार बड़ा है तो आपको बड़ी रकम मिलेगी। जैसा आप देख सकते हैं, यह सचमुच जिंदगी बदलने वाला मौका और रकम है। यूक्रेन में मरने का खतरा छोड़ दें, जो कि जाहिर है बहुत ज्यादा है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर एक रूसी सैनिक की औसत उम्र सिर्फ 9 दिन है। इसका मतलब है कि अभी नहीं, लेकिन आपको जल्द ही फ्रंट लाइन पर भेजा जाएगा, क्योंकि उनके पास लोग जल्दी खत्म हो रहे हैं। हर 9 दिन में वे मूल रूप से नए रंगरूटों का एक पूरा बैच ला रहे हैं, जिन्हें बस तोप का चारा बनाकर फेंक दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके मरने का खतरा बहुत ज्यादा है, या कम से कम आपके घायल होने का खतरा बहुत ज्यादा है। चिंता मत करो, विज्ञापन कहता है वे ख्याल रखेंगे। अगर आप फ्रंट लाइन पर घायल हो जाते हैं तो आपको और $31,000 मिलेंगे, जो कि काफी पैसे हैं। और अगर आप फ्रंट लाइन पर मर जाते हैं तो आपके परिवार को $50,000 मिलेंगे। क्रेमलिन के लिए ये बेहद उदार शर्तें हैं। अब ये शर्तें इतनी उदार इसलिए हैं क्योंकि रूस को इन बोनस को बार बार बढ़ाना पड़ रहा है, हर महीने और ज्यादा लोगों को फ्रंट लाइन पर लाने के लिए। अब रूस में एक नया उद्योग बन गया है, जहां लोग लड़कियों को कोर्स सिखा रहे हैं। वे फ्रंट लाइन जाने वाले सैनिक को कैसे ढूंढ सकती हैं और कुछ दिनों की डेटिंग में उससे शादी कैसे कर सकती हैं। और फिर जब वह सैनिक फ्रंट लाइन पर मर जाता है तो उन्हें एक बड़ी रकम मिलती है। और असल में रूस में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यह कई बार किया है। इसका मतलब है कि वे एक सैनिक से शादी करती हैं, वह मर जाता है, उन्हें चेक मिल जाता है, वे सारा पैसा खर्च कर देती हैं और फिर से वही करती हैं। आप जानते हैं पुतिन हमेशा क्या कहते हैं कि रूसी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे नवोन्मेषी है। मैं अब उनकी बात पर यकीन करने लगा हूँ, लेकिन अभी भी एक समस्या है जिससे पुतिन जूझ रहे हैं। राजस्व पुतिन से कहीं ज्यादा तेजी से गिर रहा है। वे इसकी भरपाई ओलिगार्क्स को मारकर या उनका अपहरण कर सकते हैं। और जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था, जैसा कि हमने अभी बात की, खर्चे हर महीने बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि रूसी लोग लालची हैं। वे चाहते हैं कि और ज्यादा पैसा फ्रंट लाइन पर जाए। तो सोचिए क्या होगा। मुझे लगता है अब रूसी सरकार इस बजट की कमी को दूर करने के लिए नए नए समाधान पर चर्चा कर रही है। यह रिपोर्ट उन्हीं समाधानों में से एक पर है जिन पर वे विचार कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। रूसी सरकार अब रूस की हर एक सड़क पर टोल लगाने पर चर्चा कर रही है। इसे देखिए, बजट की सीमाएं हैं। तो रोसवोडोर, जो कि रूसी सड़क एजेंसी जैसी है, ने कहा कि उन्हें रूस की सभी सड़कों पर टोल लगाना पड़ सकता है। अब स्पष्ट था रूसी नागरिक खुश नहीं थे। वे बोले, ये क्या है, हमारे इनकम टैक्स का क्या। खैर, यहीं पर पुतिन ने कहा, इनकम टैक्स की बात करें तो दोस्तों वो भी बढ़ने वाला है। इस रिपोर्ट को देखो।
रूस अब आर्थिक दबावों के कारण अपने नागरिकों पर टैक्स बढ़ाने पर विचार कर रहा है और उम्मीद है, मैं सच में उम्मीद करता हूं कि ये आर्थिक दबाव ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अब हम जानते हैं कि यूक्रेन रूस के खिलाफ अपने प्रतिबंध नहीं रोकेगा, और जब मैं प्रतिबंध कहता हूं तो मेरा मतलब ड्रोन हमलों से है। उम्मीद है कि अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपीय संघ यूक्रेन की मदद बढ़ाएंगे। हमें सिर्फ उन देशों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने हैं जो इस युद्ध का समर्थन करते हैं, जैसे चीन। सबसे बड़ा समर्थक पुतिन क्या कह रहे हैं ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि वो कर क्या रहे हैं। सोचिए, है ना, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% प्रतिबंध, द्वितीय प्रतिबंध लगाने की घोषणा की, तभी पुतिन ने अलास्का बैठक के लिए सहमति दी थी। वो चाहे जितना कहें कि प्रतिबंधों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके कामों से दिखता है कि वो द्वितीयक प्रतिबंधों से डरते हैं, कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। और सोचिए, मुझे लगता है कि पुतिन को बहुत जल्द और भी बुरी खबरें मिलने वाली हैं, क्योंकि ये वही है जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कल ही कहा था। अगर उन्होंने उदाहरण के तौर पर प्रतिबंध लगाए या टैरिफ लगाए या आप जो भी कहना चाहें, अगर उन्होंने चीन पर ऐसा किया तो मुझे लगता है कि युद्ध शायद खत्म हो जाएगा, क्योंकि चीन अब तक रूस से तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और मुझे लगता है कि उनके पास रूस पर और भी प्रभाव है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं शुक्रवार को राष्ट्रपति शी से टिकटॉक और व्यापार पर बात कर रहा हूं और हम समझौते के करीब हैं और मेरा चीन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है। आप जानते हैं, हमारा उनके साथ एक व्यापार समझौता है। कुछ दिन पहले हमारी बहुत अच्छी बैठक हुई थी। ऐसा लगता है उन्होंने टिकटॉक को मंजूरी दी है और टिकटॉक अमेरिका के लिए बड़ी कमाई है। ये अच्छा था। हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। लेकिन अगर यूरोप ने चीन के संबंध में कुछ किया तो मुझे लगता है कि चीन शायद युद्ध को ख़त्म करने के लिए मजबूर कर सकता है। क्या इसके लिए कोई खुलापन है? क्या स्टारमर ने कहा कि वे इस पर विचार करेंगे? खैर, मैं भी कुछ करता, लेकिन फिर से आप ऐसा नहीं कर सकते कि यूरोप रूस से तेल खरीदे और फिर मैं चीन से नाराज़ हो जाऊं क्योंकि वे भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। यह एक बात है। एक आखिरी बात, चलिए इन सब चीजों को पुतिन के नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार चीजें कैसी चल रही हैं। यहाँ फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टूप्स यही बात समझा रहे हैं। अगर आप इस चीज को पुतिन और क्रेमलिन के नजरिए से देखें तो आपको खुद से पूछना होगा, मैंने कैसा किया? पहले लक्ष्य था कि विशेष अभियान में 4 दिन में यूक्रेन पर कब्जा हो जाए। यहाँ हम हैं युद्ध के 4 साल बाद भी। दूसरा उद्देश्य था पश्चिमी देशों में फूट डालना। मैंने पश्चिम को पहले कभी इतना एकजुट नहीं देखा। इसमें ट्रांसअटलांटिक साझेदारी भी है। तीसरा उद्देश्य था नेटो सदस्यों के रक्षा खर्च को कम करना। ट्रंप ने अभी अभी इसे 2% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुतिन ने फिनलैंड के जरिए नेटो के साथ अपनी सीमा दोगुनी कर ली और फिर आखिरकार स्वीडन के साथ भी। तो वह अपने सभी रणनीतिक लक्ष्यों में असफल रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि यूक्रेन अब पूरी तरह यूरोपीय बन गया है, रूसी बिल्कुल नहीं। यूट्यूब इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसने अभी अभी नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़ दिया है और टीवी पर सबसे लोकप्रिय ऐप बन गया है। वैसे ये सिर्फ टीवी पर है। अगर आप टीवी, फोन, कंप्यूटर, टैबलेट सबको मिला लें तो लोग यूट्यूब देखने में बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं। यही वजह है कि यूट्यूब क्रिएटर्स को प्रति मिनट $45,000 दे रहा है। ये हर दिन $64 मिलियन है। तो अगर आपने कभी अपने लिए यूट्यूब चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है तो अब बिल्कुल सही समय है। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि लोग 2025 में यूट्यूब पर कैसे ग्रो करते हैं, जैसे कि यह लड़का जिसने चैनल शुरू करने के कुछ ही महीनों में मिलियंस व्यूज पा लिए, तो मेरे पास आपके लिए एक समाधान है। इस वीकेंड मैं शुरुआती लोगों के लिए फ्री बूट कैंप कर रहा हूं, जहां अपनी यूट्यूब सलाह शेयर करूंगा और यूट्यूब ग्रोथ से जुड़े सवालों के जवाब दूंगा। अगर आप इस बूट कैंप से सीखने में रुचि रखते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके साइन अप कर सकते हैं।